बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका मेज़बान शाहरुख शाह और आप देख रहे हैं पाक अफेयर्स। आज के प्रोग्राम में हम पाकिस्तान के बदलते सियासी मंजरनामे पर जो है वो तजिया करेंगे, जहां बयानात और साजिशों की एक नई जंग जो है वो छिड़ती हुई नज़र आ रही है। पंजाब के जो वज़ीर आला है उन्होंने 9 मई के वाक़यात पर सख्त जो है वो अल्फाज में सियासी हलकों में जो है वो हलचल मचा दी है और वो इन जो वाक़यात को बगावत और रियासती इदारों के जो है वो हमला करार देती हुई मरियम साहिब नजर आ रही हैं। क्या ये मौक़िफ़ सियासी जो दबाव है उसको बढ़ाने की हिकमत अमली है या हकाइक पर मबनी जो है वो ये दावे नजर आ रहे हैं? साथ ही हम बात करेंगे साबिक वफाकी वजीर फैसल वाडा और मौजूदा सेनेटर की। उन्होंने धमाका खेज इंकशाफात जो है वो किए हैं, जिन्होंने बुशरा बीबी और कासिम सूरी को इमरान खान के खिलाफ साजिशों का जिम्मेदार जो है वो ठहरा दिया है। क्या वाकई इमरान खान को अपनी ही टीम के अंदर जो है वो अंदरूनी इख्तलाफात का सामना करना पड़ा है? इसके अलावा हुकूमत ने माशी दावों और आवाम को रिलीफ देने के लिए इकदाम भी जो है वो उठाए हैं। हमारी तवज्जो का इस वक्त मरकज़ जो है वो इस वक्त माशी जो सूरत हाल है इस पर भी हम जो है वो बात करेंगे, क्योंकि हुकूमत ये क्लेम कर रही है कि महंगाई का जो जिन है उसको काबू कर लिया गया है। और इसी जो है वो इन टॉपिक्स पर हम बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है आसिफ बाजवा साहब ने, उनको वेलकम करते हैं। आसिफ साहब, पहले हम बात करेंगे मरियम नवाज साहिबा की, जिन्होंने आज जो है वो खिताब किया है और 9 मई वाले वाक़ये को जो है वो हाईलाइट की। तो उस पर क्या कहेंगे सर? उनके जो उन्होंने इल्ज़ाम लगाया है या वाकई जो है वो ये कोई सियासी खेल नजर आ रहा है सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शाहरुख साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुझे वक्त दिया। सर, गुजारिश ये है कि जब आपने किसी के किरदार के ऊपर डिस्कशन करना हो तो यकीनी तौर पे आप उसके मादी की बात करेंगे, आप उसका ट्रैक रिकॉर्ड चेक करेंगे, क्योंकि आने वाले दिनों का तो पता नहीं क्या होने जा रहा है। लेकिन अगर आपने उसके ऊपर गौर खोज करना है, अपना तजिया देना है, राय देनी है, तो आप यकीनन उसका ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे, मादी देखेंगे। अगर आप पीटीआई का मादी देखें, उनका ट्रैक रिकॉर्ड देखें, तो आपको समझ आ जाएगी कि ये किस किस्म की पार्टी है। क्या ये फॉरेन फंडेड पार्टी नहीं है? क्या ये पाकिस्तान की सालमियत के खिलाफ बात करने वाले लोग नहीं है? क्या ये दहशत गर्दाना कार्रवाइयां करने वाले लोग नहीं है? क्या ये मैं आपसे ये अर्ज करूं कि जितने जितने भी चीजें इलेक्शन कमीशन में पेंडिंग है, मैं तो ये समझता हूं कि इलेक्शन कमीशन को चाहिए कि ये तमाम जो चीजें पेंडिंग हैं या जो क्वेश्चन आज आपने उठाए हैं, इनके ऊपर उनके खिलाफ सब इल्जाम जेर समाअत नहीं उसके ऊपर अपनी राय दे रहा। जब आप पाकिस्तान के सिक्योरिटी के इदारों के खिलाफ, पाकिस्तान की फौज के खिलाफ, उनके हेडक्वार्टर्स में, डिवीजनल हेडक्वार्टर्स पे, प्रोविंशियल हेडक्वार्टर्स पे और जीएचक्यू पे हमलावर होंगे, जब आप उनकी जो उनके मॉन्यूमेंट्स थे, जो हमारे याद शहदा थे, उनकी यादगारें थी, उनको आप तबाह बर्बाद करेंगे और आप हर किस्म की जो दहशत गर्दाना कार्रवाइयां वो करेंगे, जब आप एक कैपिटल टेरिटरी के ऊपर एक चीफ मिनिस्टर जो इलेक्टेड गवर्नमेंट हो, उसका वो हिस्सा हो, चीफ एग्जीक्यूटिव हो एक प्रोविंस का, उसके साथ गैर मुल्की शहरी, दे वर आर्म्ड विद डेडली वेपन्स, जब आप ऑटोमेटिक असला के साथ मुसल्ला होकर के आप फायरिंग करेंगे, आप टीयर गैस फेंकेंगे, आप गाड़ियों को आग लगाएंगे, आप पुलिस वालों को कत्ल करेंगे, आप रेंजर्स के जो ऑफिसर्स हैं उनके ऊपर आप गाड़ियां चढ़ा के उनको मार डालेंगे, तो और दहशतगर्दी सर किसे कहते हैं? अच्छा और मुल्क दुश्मनी किसे कहते हैं? जी आसिफ साहब, ये बताइएगा कि मरियम साहिबा ने ये भी जो है वो क्लेम किया है कि अगर हम गोली का इस्तेमाल करते और गोली जो है वो चलाते तो 5 मिनट में एहतजाज ख़त्म कर सकते थे। ये क्या यस, मतलब है? ये थोड़ा सा जो है वो एलोबरेट कीजिएगा कि ये किस तरीके से, किस मैं सेंस में जो है वो बिल्कुल बेसिकली बिल्कुल कहा ठीक है? बात। हाँ, अभी मैं किसी और चैनल पे प्रोग्राम में पेश हुआ था, तो वहां पे भी उन्होंने ये क्वेश्चन किया। तो मैं आपको अर्ज करूं कि उन्होंने ये क्वेश्चन किया कि जी आपने इनको संगजानी में क्यों नहीं कंट्रोल किया, आपने इनको अटक के पुल पे क्यों नहीं कंट्रोल किया? सर, हम 5 मिनट में इसलिए नहीं किया कि वो लोग जो थे, वो जो जलसे में शामिल थे,
उसमें कुछ लोग जो थे, जो 37 की या 40 की तादाद में लोग हैज बीन अरेस्टेड विद डेडली वेपन्स, आर्म्ड विद वेपन्स। उनके अलावा तो सारे पाकिस्तानी थे, और उनके अलावा जो थे वो हमारे ही बच्चे थे, इररिस्पेक्टिव ऑफ दैट कि दे बिलोंग्स टू अनदर पार्टी, दैट इज पीटीआई। हमें कुछ कोई इतराज नहीं है, लेकिन आपका किरदार, आपका आग लगाना, आपका सोशल मीडिया के ऊपर लोगों, आप देखें ना, अब ये कहते हैं कि मारे को कभी कहता 200 आदमी वहां पे मारे मगर गए, मगर कभी कहता आसिफ साहब 312 मारे ये गए। बात आप वाकई समझते हैं कि हुकूमत ने जो है वो देर से डिले जो है वो स्टैटिक्स टैक्टिक्स जो है वो अपनाई, क्योंकि अगर ये पहले कंट्रोल कर लेते तो ये जो पीटीआई क्लेम कर रही है कि बराह रास्त फायरिंग जो है वो रात के अंधेरे में जो है वो हम पे इस्लामाबाद डी चौक पे जो है वो की गई, और इस वक्त और मरियम साहबा ये क्लेम कर रही हैं कि अगर हम 5 मिनट में जो है वो खाली कर सकते थे, गोली का और जोर का ताकत का इस्तेमाल करते, तो इन बयानात में तजाद नजर आ रहा है। आवाम जानना चाहती है कि कौन जो है वो हक और सच की बात कर रहा है इस वक्त। मैं अर्ज करता हूं, देखें, ये कहना कि जी अंधेरा करके वहां पे सीधी फायरिंग की गई है, देखें सर, मुझे आप ये बताएं, आप क्योंकि बड़े सर आज बाखबर साथी सर हैं। सर मैं एक और सवाल उसमें ऐड करूंगा, क्योंकि मरियम साहिबा ने जो आज एक बात कोट करी, जो कि मैंने आपसे सवाल भी किया है कि 5 मिनट में हम अगर गोली का इस्तेमाल करते, गन का इस्तेमाल करते, तो हम खाली करा सकते थे, और एग्जैक्टली वही हुआ रात के अंधेरे में। 5 से 10 मिनट में जो है ना वो ऑल क्लियर, सारे जो है वो नहीं पीटीआई सर, के रहनुमा मैं चले अर्ज गए करता थे, स्ट्रेट हूं। फायर जो है वो बकौल नहीं पीटीआई के वो हुए, नहीं तो दोनों नहीं, सिमिलैरिटीज नजर आ रही हैं एक चीज में। मैं सर अर्ज करता हूँ, इस तरह नहीं है, ये इंटरप्रिटेशन ठीक नहीं है। मैं अर्ज करता हूँ, जब वो लोग अटक पुल पे थे या संगीजानी चौक पे थे, तो हमने उनको एंगेज किया, उनके साथ राब्ता किया, उनसे कहा कि आप वहां पे चले जाएं, और फिर बानी पीटीआई वाज एग्रीड कि ठीक है आप संगजानी में आ जाएं। लेकिन ये गंडापुर साहब और बुशरा बीबी चाहते थे कि लाशें गिरें, और हम लाशों के ऊपर जो है सियासत करें। गवर्नमेंट ये चाहती थी कि हमारे बच्चे हैं, हमारे भाई हैं, और गवर्नमेंट ने जब ये देखा कि ये डी चौक के करीब आ गए हैं, चाइना चौक कश्मीर के रोड पे के ऊपर, तो उन्होंने उनसे मिले, उनके साथ गले लगे, उनको 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 जफ्फियां लगाई, और उनसे कहा कि आप हमारे भाई हैं, आप हमारे बच्चे हैं, हम आपके साथ फायरिंग नहीं करेंगे, आप इस तरह ना करें, आप आगे ना जाएं। अच्छा, अब अगर हमने ये करना होता तो हम अटक चौक पे 5 मिनट में कर सकते थे, हम संगजानी टाउन में 5 मिनट में कर सकते थे, हम चाइना चौक पे कर सकते थे, तो हमने आसिफ नहीं साहब किया। मेरा सवाल 5 मिनट वहीं में पे हमने इनसे ये कहा, इनको सर्कुलेट जी। नहीं नहीं सर, बिल्कुल डायरेक्ट फायरिंग नहीं हुई। सर मुझे सर मुझे सर बताएं, ऐसा नहीं क्या सर, ये हुआ है, बार कौन बार सी बार ना जादू की कहें छड़ी डायरेक्ट जो है फायरिंग वो हुई। घुमाई डी चौक पे, और तमाम कारकुनान को जो इस मैं वक्त अर्ज करता एहतजाज में लीड कर रहे थे, उन समय जो है वो उन सबको सर, मैं भगा अर्ज दिया आप करता लोगों हूं, ने। मैं अर्ज करता हूं, जी जी। मैं जादू की छड़ी ये करता हूं, मैं आपको बताता हूं क्या हुआ। देखें सर, चूंकि बानी पीटीआई मुताबिक पीटीआई के, वो कहता है कि बानी पीटीआई वाद एग्रीड कि आप आ जाए संगजानी चौक में चले जाएं, संगजानी चले जाएं, लेकिन ये चाहते थे कि ऐसा काम हम नहीं करना चाहते, वे लाशें गिराना चाहते थे। हमने उनको कहा कि हम लाइट साफ कर रहे हैं, आप चले जाएं, अगर आप ना जाएंगे तो फिर हम ऑपरेशन करेंगे। जब उनको ये पता चला कि ऑपरेशन होने जा रहा है, तो बेशमूल 2 लीडरों के और जो बाकी वर्कर थे, वो सब लोगों ने देखा कि लाइट्स बंद हो गई हैं, अब ऑपरेशन होगा, ये तशद्दुद करेंगे, लाठियां मारेंगे, टीयर गैस फेंकेंगे, रबड़ की गोलियां मारेंगे। उन्होंने कहा रात की सर्दी है, शदीद सर्दी, हम कहां पे जाएंगे, हमें कोई, हमारा तो लीडर ही नहीं है यहाँ पे कोई। जब लीडरशिप भाग गई तो फिर वो भी भाग गए, ये हुआ। अब मैं ये कहता हूं, जिस बात पे आप आना चाहते हैं कि जी वहां पे गोलियां चलाई गई, डायरेक्ट फायरिंग हुई, मुझे ये बताएं कि अगर ये रात के 11 बजे तक वहां पे एक जो बंदा वीडियो बना रहा था, टिकटॉक बना रहा था, उसको ये कहते हैं कि जी पुलिस वालों ने या आर्मी वालों ने उसको नीचे फेंक दिया, वो जिंदा है, वो मरा नहीं है, उसकी टिकटॉक आ चुकी है। अब बात ये है कि इतना इतना सोशल मीडिया इनका स्ट्रांग है कि हर चीज, ये मरते मर जाते हैं, लेकिन ये मरते हुए बंदों की मूवी बना लेते हैं, उनकी फोटो बना लेते हैं। लेकिन मुझे बताएं, आप ये बताएं कि क्या दुनिया में या बिलखसूस पाकिस्तान में आप किसी ऐसे मर्डर को मर्डर तस्वर करेंगे जिसकी कोई पोस्टमार्टम रिपोर्ट ना हो? क्या आप किसी इंजर्ड को इंजर्ड मानेंगे जब उसका कोई मेडिको लीगल ना हो? ना कोई जनाजा हुआ, ना कोई पोस्टमार्टम हुआ, ना कोई मेडिको लीगल हुआ। अगर ऐसा हुआ था, आजकल तो लोग 1 मिनट नहीं बर्दाश्त करते।
आजकल तो लोग डेड बॉडी लेते हैं, सड़क के दरमियान में आ जाते हैं आसिफ कि साहब, ये हमारी डेड बॉडी है, हम यहाँ पे आप लोग ये एहतजाज कर क्लेम रहे कर हैं। रहे हैं कि हुकूमत ने जो है वो गोली का इस्तेमाल, गन का इस्तेमाल जो है वो नहीं किया, रबड़ की गोली अगर फायर की तो की, और जाबाग जो है वो आप लोग की नहीं जानिब की, से कोई जो है वो भी वो नहीं। शो नहीं किए गए। और पीटीआई बेसिकली ये क्लेम कर रही है कि उनको, जो उनके शहीद हुए हैं, बकौल उनके जो जाबाग हुए हैं उस जलसे में, उनकी बॉडीज उन तक जो है वो नहीं पहुंचाई जा रही। ये तक क्लेम जो है वो पीटीआई के कारकुनान की तरफ से किया है। और इसको आप लोग कैसे डिफेंड करेंगे, क्योंकि जब एक पार्टी क्लेम कर रही है और आप लोग डिनाई कर रहे हैं, तो हक और सच जो है वो कौन बोल रहा है? देखें सर, मैं अर्ज करूं, ये इनका वतीरा है, ये झूठे लोग हैं, ये बुहतानबाजी करते हैं, ये दशनाम तराजी करते हैं, झूठ बोलते हैं और उसके बाद बैकआउट कर जाते हैं। देखें ना, कभी ये 300 कहते थे, कभी 120 कहते थे, कभी 312, कभी 212, आज 12 के ऊपर आ गए हैं। और 12 के ऊपर भी जो आ गए हैं, ये क्या गारंटी है कि अगर ये कहते हैं कि डेड बॉडी गायब है, तो ये क्या गारंटी है कि वो लोग जिंदा नहीं होंगे जिनके नाम ये ले रहे हैं? ये झूठ बोल रहे हैं, कोई एविडेंस ही नहीं है, कोई सी कोर्ट में ये नहीं गए मिसिंग पर्सन के लिए। ये इनको तो अगर छींक आ जाए ना शाहरुख साहब, तो ये छींक कहता है मैं छींक क्यों आ गई, ये हाईकोर्ट चले जाते हैं, ये सुप्रीम कोर्ट चले जाते हैं, बाबा रहमते के पास, साकिब निसार के पास। तो बात ये है कि ये बिल्कुल गलत है, ये इल्जाम तराशी है, ये दशनाम तरादी है, कोई एविडेंस नहीं है। कैसे हम मान सकते हैं आसिफ साहब, कि ये नुसरत लोग वाहिद जो साहिबा ने जो हमें गायब ज्वाइन हुए किया हैं, है। वो जिंदा या नहीं जिंदा? जी जी जी, नुसरत वाहिद साहिबा ने हमें ज्वाइन किया है, पीटीआई से उनका ताल्लुक है, उनको वेलकम करते हैं। नुसरत साहिबा, बताइएगा, आसिफ साहब ने जैसे फरमाया कि पीटीआई का वाकई सोशल मीडिया जो है वो काफ़ी स्ट्रांग है, और पीछे से आसिफ साहब ये क्लेम कर रहे हैं कि कोई वाजे वीडियो वाहक जो आपके कारकुनान हैं उनकी नज़र नहीं आई। हाँ, अलबत्ता ज़ख्मियों की जो है वो ज़रूर आई है, और मुख्तलिफ, क्योंकि स्ट्रॉन्ग सोशल मीडिया आप लोग का है, मगर कोई ऐसी वाज़े आप लोग की जानिब से वीडियोस प्रोवाइड नहीं की गई जाबाग अफराद की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया शाहरुख साहब अपने प्रोग्राम में मुझे इनवाइट करने का। मैंने अभी बिल्कुल रिसेंटली ज्वाइन किया और जिसमें इनकी तशनाम तराजी जो लफ्ज़ है वो सुन रही थी मैं। तो मैं सिर्फ बताना ये चाहती हूँ कि 26 को मैं वहीं डी चौक पे डी चौक पे मैं मौजूद थी, और वो जो वहाँ पे गैस फेंकी जा रही थी वो आम आंसू गैस नहीं थी, वो एक जहरीली गैस थी जो आंखों में बुरी तरह चुभ रही थी कि उस आंखें खोलना मुहाल हो रहा था और सांस लेना मुहाल हो रहा था, और उसके साथ साथ फायरिंग बेइंतहा तेजी से हो रही थी। और उस दौरान जब मैं वहां पे थी, मेरे सामने 2 लड़के मरे। शुरू में तो लड़के ये समझे रबर बुलेट है, वो अपनी जगह पे खड़े रहे, बिल्कुल हिले नहीं। तो देखा कि दूसरे लड़के गिर रहे हैं और खून जिस्म से बेइंतहा निकल रहा है, तो पैनिक स्टार्ट हो गया। इतनी तेजी से, अगर आप चाहेंगे तो मैं आपको अपनी वीडियो भेज दूंगी कि मैं वहां पे उस चौक में खड़ी हूँ और इतनी तेजी से फायरिंग हो रही है कि कोई हद नहीं। और उसके बाद वो तो 4 से 5 बजे का टाइम था। उसके बाद मेरे हस्बैंड वहां पे ले आए घर वापस इस्लामाबाद में जहाँ पे मैं रह रही थी। तो लेकिन उसके बाद 8 बजे इन लोगों ने टोटल ब्लैकआउट किया है। हामिद मीर का आपने इंटरव्यू सुना होगा वॉइस ऑफ अमेरिका पे, वो कह रहे हैं कि ये इन्होंने आगे कहा कि अपना ऑफिस बंद करो, लाइट ऑफ करो। उन्होंने कहा ये तो टीवी का चैनल है, इसको कैसे बंद किया जा सकता है? उन्होंने कहा नहीं, आप इसको बंद करें। और उनसे बंद करवाया और बाहर निकले, कहते इतने टोटल अंधेरा था, सारे रेस्टोरेंट बंद कर दिए, सारे ऑफिस बंद करवा दिए, सब कुछ हो गया। और उसके बाद जो फायरिंग हुई है, लोग ये जो 12 कह रहे हैं ना, ये जो 14 कह रहे हैं, वो गलत कह रहे हैं। मैं अपनी लीडरशिप को वो कह रही हूँ, वो गलत कह रहे हैं। जिस तेजी से वहां पे लाशें गिरी हैं और लोग जख्मी हुए हैं, जख्मियों को उठा उठा के भाग रहे हैं लोग, और क्योंकि पुलिस क्लिनिक बिल्कुल साथ था तो उधर लेके भाग रहे हैं। अब थोड़ी देर बाद हुआ ये कि उनको ऑर्डर मिल गया हॉस्पिटल्स को कि आपने कहना है यहाँ पे कोई डेड बॉडी नहीं आई है, यहाँ पे कोई जख्मी नहीं आया है। जख्मियों को फिर भी थोड़े थोड़े लोगों ने ले लिए वो क्लिप्स, लेकिन अस्पतालों ने, दोनों पॉलीक्लिनिक ने भी और इसने भी, इन दोनों ने कह दिया कि कोई डेड बॉडी हमारे पास नहीं है। साहिबा, जबकि अभी लोगों के घराने मरियम पढ़ाए साहिबा गए ने हैं। भी ये क्लेम किया है कि अगर अच्छा, मुझे जो उनकी बात नहीं सुननी, आप पहले मेरी बात सुनिए। जी, मरियम साहिबा जो भी कह रही कहती है उससे नहीं मुझे फर्क पड़ा। मैं जो बात कर रही हूँ वो आप बिल्कुल एंड उस जगह पे मौजूद गवाही दे रही हूँ। मैं रात के 8 बजे के बाद उन्होंने टोटल ब्लैकआउट करके जो फायरिंग की है उसका कोई हिसाब नहीं है, और वो सारी लाशें उठा के कंटेनर में डाली गई हैं। उसमें शायद कितने जख्मी भी होंगे। और फिर उसके बाद आपने सुबह देखा कि वो चीले और गिद्ध कर रहे थे वहां पे। वो किस लिए जाते हैं? आज तक किसी जगह किसी ने देखा है इस तरह किसी कंटेनर के गिर्द वो फिर रहे हो? फिर वो जो गाड़ियां थी उनको तोड़ा गया, वहां पे जिन लोगों की गाड़ियां थी उनको उससे पॉइंट से हटा के पीछे की तरफ किया गया।
और वो गाड़ियां भी गायब हो गई, डेड बॉडीज भी गायब हो गई, जख्मी कुछ गए हॉस्पिटल में, जो जख्मियों को या डेड बॉडीज को मिल रहे हैं तो वो उनको कहा जा रहा है कि आप साइन करें कि ये एक्सीडेंट में हुआ है, ये गोली नहीं लगी है। ये इस किस्म की बातें, दशनाम तजादी, पता नहीं कहाँ से लफ्ज आ गया। और क्या झूठ बोलते हैं, कौन सा झूठ बोलते हैं? पूरी दुनिया का मीडिया वहां पे पिक्चराइज कर रहा था। हम नहीं कह रहे ये, हमारा सोशल मीडिया स्ट्रांग है, बिल्कुल है, लेकिन ये पूरी दुनिया ने इसको देखा है, ऑब्जर्व किया है, और लोगों ने इनको अगले दिन वार्निंग दी है। और अब यूएन में जारी है एप्लीकेशन, इंशाल्लाह हम लोग सब निकलवाएंगे, देखेंगे ये कितनी डेड बॉडीज कहाँ कहाँ इन्होंने दफनाई है, ये फेंकी है, जलाई है, जो भी किया, किसी को पता ही नहीं है कुछ भी। इनके अपने वो है, वो क्या खाकान अब्बासी, उन्होंने कहा मेरे इलाके के 2 बंदे मारे गए, फिर एक और पता नहीं कौन किसका जिक्र कर रहे थे, वो तो खुद ब खुद हो गया। खुद ब खुद लोग गाड़ियों के नीचे आके लेट गए या गोलियों के आगे आगे बैठ गए कि हमें मारो। तो जी नुसरत साहिबा, मैं वही आपकी बात ही जो है वो सेकंड कर रहा था कि आज मरियम नवाज साहिबा का जो बयान आया है उसमें उन्होंने यही बात की है कि अगर हमने जो है वो इनको रोकना होता तो हम गन का इस्तेमाल करते और 5 मिनट में तमाम जो इलाका है उसको खाली करा सकते थे। तो मैंने जो है वो यही सवाल किया आसिफ साहब से भी कि किस तरीके से जो है वो, क्योंकि सिमिलैरिटीज़ जो है वो बातों में और उस वक्त जो वाक़या हुआ डी चौक पे, तो सिमिलैरिटी नज़र आ रही है कि एकदम से जादू की कोई छड़ी घूमती है और तमाम लीडरान समेत जो कारकुनान है वो वहाँ से मौके से राय फरार इख्तियार कर लेते हैं। जी माशाल्लाह, ये क्या बात फरमा रहे हैं आप, कोई जादू की छड़ी नहीं कर रही। और मरियम साहिबा जो फरमा रही है ना, ये बिल्कुल 9 मई वाला प्लान था, बिल्कुल 9 मई वाला प्लान। जिस तरह कैंट एरिया में बगैर किसी उसके नहीं घुस सकते आइडेंटिटी के, मैं खुद सारी उम्र वहाँ कैंट में रही हूँ, मुझे पता है कि वहाँ पे अपने घर में जाने के लिए आपको आईडी कार्ड दिखाना पड़ता है। उस दिन जमान पार्क से निकले लोग लिबर्टी गए, फिर वहां पहुंचे कोर्ट कमांडर हाउस में, जो जिना हाउस है बकौल इनके, और वहां पे पहुंचे तो वो पहले से घर टूटा फूटा था, गाड़ियां पहले से टूट चुकी थी, आग लग चुकी थी, और यास्मीन राशिद उस पर खड़े होकर बाकायदगी से ऐलान कर रही थी माइक पे कि अंदर कोई नहीं जाएगा, अंदर कोई नहीं जाएगा। लेकिन सब ने देखा उस दिन गाड़ियों से सिविल कपड़ों में लोग निकले और वो लोगों को कह रहे हैं चलो चलो अंदर चलो अंदर चलो। वो रिकॉर्डिंग मौजूद है हम लोगों के पास, ऐसा नहीं है कि रिकॉर्डिंग नहीं है, हम झूठ बोल रहे हैं, कोई इस तरह की चीज। बिल्कुल वही इस दफा भी प्लान किया गया कि लोगों को आ जाने दो यहाँ पे। वो डी चौक पहुंच गए, जो फौजी ऊपर खड़े थे उन्होंने उनको बुलाया, उनसे गले मिले, सेल्फी खिंचवाई और फिर उसके बाद वो उतर के चले गए। नुसरत साहिबा आप पानी पिए, आप पानी पिए। आसिफ साहब से मैं एक सवाल जो है वो कर लेता हूँ। आसिफ साहब ये बताइएगा कि जैसे नुसरत साहिबा ने फरमाया कि वो पार्टी से भी इख्तिलाफ करती हुई नजर आ रही हैं कि उनके सामने उनके पास वीडियो भी मौजूद है कि वाकई लाशें जो है वो गिरी हैं, और वो उस जलसे में ये क्लेम कर रही हैं कि वो भी मौजूद थी और तकरीबन 10 से ज़्यादा का जो है वो कोट कर रही हैं नुसरत साहिबा। तो आप क्या समझते हैं कि वाकई ऐसा है? देखिए सर, मैं ये अर्ज करूं कि मेरे लिए बहुत काबिल एहतराम है, ये भी एक पॉलिटिकल वर्कर है, बड़ी अच्छी बात है, ये अपनी पार्टी को डिफेंड कर रहे हैं। लेकिन मैं अर्ज ये करूं कि ये जरा देख तो लें कि इनका मौकफ क्या है, बैरिस्टर गौहर का मौकफ क्या है, और जो अली गंडापुर है उनका मौकफ क्या है, अली यमीन साहब का मौकफ क्या है। सबसे इख्तिलाफ कर रही हैं क्योंकि वो ये कह रही हैं कि मेरे सामने, तो मैं कह रहा हूं शी इज द इख्तिलाफ कर रही है। अगर इनके पास कोई एविडेंस है तो सर ये बिल्कुल जाएं, ऑनरेबल कॉम्पिटेंट कोर्ट में जाएं, वहां पे ये जो आपको कहते हैं मैं आपको वीडियो दे सकती हूँ, ये वहां पे वीडियो दें, फुटेजेस दें, और पूरी दुनिया का मीडिया अगर ये कहता है कि सारी दुनिया का मीडिया के पास ये फुटेज है, तो किसी मीडिया ने तो नहीं चलाई, या पाकिस्तान के किसी मीडिया ने तो नहीं चलाई। अगर ये इनके पास आपका है ना, वो क्यों चलाएगा? सोशल मीडिया पे तो चल रहा है सब कुछ, देख लीजिए। सोशल मीडिया पे झूठ है, सब फ्रॉड है, झूठ है ये। अगर आप देखिए, आप अपनी बारी पे बोले, आप अपनी बारी पे अपनी टर्न पे बोले, इस तरह ना करें। अच्छा, ये बिल्कुल ये झूठ बोलते हैं, ये गलत बयानी से काम लेते हैं। और देखें ये देखें इनकी इंपॉर्टेंस है, इनकी बात को कोई वर्धन देगा, या बैरिस्टर गौहर जो 12 बंदों को कहते हैं। और ये मुझे बताएं ना सर कि कितने जिन लोगों के ये कहते हैं 12 लोग हैं, ये तो उनको भी प्रूव नहीं कर सकते, उनकी इनके पास एविडेंस नहीं है। तो मेरे कहने का ये सोशल मीडिया पे ये गजा के जो वहां पे जो जुल्म हो रहा है गजा में, वहां की फुटेज ला के ये यहाँ पे अगर चलाएंगे तो कौन उसको नहीं चेक करेगा, सब लोग देख रहे हैं। तो मेरे कहने का मकसद ये है
कि ये बिल्कुल इनका कोई इनके कॉल और फेल में तजाद है। ये कहता है इतनी लाशें गिरी हैं, भाई कोई जख्मी बताओ। ये लाशें ये अंधाधुंध फायरिंग हो रही थी, तो फिर ये खुद क्यों नहीं जख्मी हुई? या इनका कोई साथी, इनकी कोई दोस्त, इनका कोई, उसको पेश करें, आपके टेलीविजन चैनल पे ले आए, उसको पेश कर दे। तो इनकी कोई चीज काबिल इतबार नहीं है। अच्छा, वाकई ये दूसरे साहिबा बिल्कुल जो है वो आसिफ साहब की बात एक तरीके से राइट है कि कोई कारकुनान जो कि फेमस है, वेल नोन है, टीवी पे आता है, उनमें से कोई शख्स जो है वो इंजर्ड नहीं हुआ। बाकी सिर्फ कारकुनान ही जो है वो बकौल आप लोग के इंजर्ड हुए हैं और जाबाग हुए हैं। तो किस तरीके से आप लोग डिफेंड करेंगे इस चीज़ को? क्योंकि आज बैरिस्टर साहब ने भी ये क्लेम किया है कि गलत कोट किया जा रहा है लाशों के हवाले से। बैरिस्टर गौहर ने कल जाके जो खान साहब को भी बताई हैं बातें, आज लीमा आपा ने बताया ना कि उनको पूरी सिचुएशन पता ही नहीं थी। जब इन लोगों ने बताया उनको कि क्या क्या हुआ है, तो वो इंतहाई गमज़दा हुए, बाकायदगी से उनकी आंखों में आंसू थे कि वो अपने वर्कर्स के लिए इतने ज्यादा परेशान हुए। और जहां तक ये है कि लोग भाग गए, तो मुझे बताइए कौन सा इंसान गोली चलते हुए वहां खड़ा होगा? वो 12 बजे के बाद हुआ है ये सब कुछ। अगर बीवी निकली है तो वो उस वक्त तक वो वहां पे थी जब तक पूरा कंटेनर जो है वो गैस से भर नहीं गया और बिजली के कनेक्शन नहीं काट दिए गए, यानी माइक पे वो बात नहीं कर सकती थी। वो बार बार ये कह रही थी कि डी चौक पे चलो, डी चौक पे चलो, लेकिन गंडापुर और बाकी उनको पता था कि अगर खुदा ना खास्ता वहां अच्छा दूसरा साहिबा, क्योंकि आप वहां पे मौजूद थी तो ये बता सकती हैं कि ये ऐलान किसने किया कि लाइट बंद हो गई है, लाइट्स ऑफ हो गई हैं, वापस चलो? ये ऐलान किसी ने नहीं किया। ये 11:15 बजे के करीब ये चीज हुई है कि लाइटें तो 8 बजे से ऑफ थी ना, 8 बजे से लाइटें ऑफ थी और गोलियां चल रही थी और किस तरह लोग गिर रहे थे। पूरी सड़क आपको मैं बताऊं सुबह 5 बजे धुल चुकी थी, झाड़ू दिल चुके थे। इसकी सारों की वीडियोस मौजूद है, सारी वीडियोस मौजूद है। उसके बाद जब गैस भर गई और बिजली का कनेक्शन खत्म हो गया कंटेनर से और उनको बताया गया कि टायर पे फायरिंग हो चुकी है, ये बिल्कुल खराब हो चुके हैं, आपको निकलना पड़ेगा, उनको निकाल के दूसरी गाड़ी में डाला। तो वहां से भी 3 दफा उन्होंने निकलने की कोशिश की। उन्होंने कहा मुझे डी चौक पर जाना है, ये खान साहब का हुक्म है। लेकिन उनको जाहिर है इन लोगों ने नहीं जाने दिया, इसलिए कि अगर खुदा ना खास्ता उनको कुछ हो जाता तो जवाब क्या देते वो जाके खान साहब को? खान साहब तो हम सब के मुर्शद है, लेकिन उनकी मुर्शद तो वो मुशर्रफ भी है, उनको कैसे कुछ होने देते? इसलिए उनको लेके गए। वो 3 दफा वो खातून निकली है अपनी गाड़ी से और उनको सर से ऐसे करके उनको बिठाया गया। तीसरी दफा गंडापुर वहां से उठ के आए और उन्होंने आकर कहा अंदर जाए, प्लीज बीबी अंदर जाइए वरना कुछ हो जाएगा। मगर फैसल वाडा साहब तो ये क्लेम कर रहे हैं कि बुशरा बीबी और असद सूरी समेत जो दीगर रहनुमा हैं वो खान साहब के जो है वो बेसिकली गलत मशवरा दे रहे हैं उनको और उनको गलत सिम में लेके जा रहे हैं। सूरी साहब ने जो ट्वीट किया उसका मुझे अंदाजा है कि वो परेशान होंगे, क्योंकि पिछले कई दिनों से ना वकीलों से मिलने दिया जा रहा था, ना बहनों से मिलने दिया जा रहा था, ना कुछ और हो रहा था। तो परेशानी ऑटोमेटिकली आनी है बंदे के दिल में। लेकिन बुशरा बीवी, अगर फैसल वाडा कह रहे हैं कि बुशरा बीवी से जान छुड़ानी है या कुछ करना है, और वो इंतहाई हमदर्द हो गए अचानक खान साहब के, जिनको वो डिच करके चले गए, जबकि उनको यहाँ पे मिनिस्टर भी मिली, एमएनए भी बनाया, जब डबल उनकी आ गई वटेवर जो भी दूसरे मुल्क की शहरियत, तो उसके बाद उनको सेनेटर बना दिया। उस इज्जत, उस मर्तबे का उन्होंने ये जवाब दिया कि वो उनको फौरन डिच करके भाग गए। आज वो बड़ी हमदर्दी जता रहे, और वो क्या पीपल्स पार्टी में नहीं, क्या वो नून लीग में नहीं, क्या वो जेयूआई में नहीं, वो कौन है, किसके बंदे हैं, क्या वो कर रहे हैं, वो किसकी तरफ से बोल रहे हैं? क्या कि लोगों को समझ नहीं आ रही क्या इस बात की? लोग बेवकूफ नहीं है सारे के सारे। इस किस्म की बातें करने का मतलब ये है जो उन्होंने बीच में बातें करी हैं वो आज तक जो है वो तकरीबन 80% जो है वो सही साबित हुई है। हाँ, तो वो कहीं से आता है ना, तो वो बोलते हैं, वो कहीं से उनको लिखा हुआ आ जाता है तो आगे आगे तो अभी उन्होंने जो बोला है क्या वो वाकई सही है? बुशरा बीबी और असद सूरी उनके अगेंस्ट है खान साहब के? बीवी खान साहब के अगेंस्ट है। बीवी तो अपनी जान देने के लिए तैयार है उनके लिए। आप सोचें कितने महीने उस खातून ने उस गर्मी में, उस गर्मी की शिद्दत में वो अबाया पहन के किस तरह उन्होंने वक्त गुजारा होगा। जहाँ पंखा भी नहीं होता, बिजली भी नहीं होती, उस पे रह के वो खातून इधर से उधर नहीं हिली, तो अब क्यों वो उनके खिलाफ होगी? वो तो खान साहब जितनी इज्जत उनको देते हैं, वो मेरा नहीं ख्याल के वो कभी सोच भी सकती हैं कि वो उनके खिलाफ जाएंगी। वो बिल्कुल वो तो इंतहाई सिंसियरिटी के साथ उनके साथ लगी हुई है। लोग दुश्मन है। आप सिर्फ ये देखें कि इस वक्त सारा मीडिया और सारा ये जो एमएनए एमपी इस वक्त
फॉर्म 47 वाले हैं वो सारे के सारे उनके खिलाफ बातें कर रहे हैं, इसलिए कि इन्होंने मिशन बना लिया कि एक औरत निकल के आ गई। कैसे कैसे हो गया ये? हालांकि जब भुट्टो मरे तो नुसरत भुट्टो आई, जब इनके ऊपर नवाज शरीफ के ऊपर मुसीबत आई तो कलसूम नवाज आई, फिर उसके बाद बेनजीर भुट्टो, फिर मतलब ये चीज चलती रही। लोग, औरतें निकली हैं अपने घर से, वो घरेलू औरतें अपने घर से निकली हैं, ये भी उस वक्त तक बिल्कुल बाहर है जब बिल्कुल तक उन्होंने लीड खान किया साहब है, नहीं आते। बिल्कुल जिस बुशरा तक बीबी खान साहब साहिबा आ ने गए भी थे, उस दिन वो लीड घर के किया अंदर है, बैठी मगर इधर। इन दी एंड ये हुआ कि जो लीडर्स थे वो जो है वो चले गए कारकुनान को छोड़ के। आसिफ साहब ये बताइएगा कि इस वक्त जैसे फैसल वाडा साहब का बयान आया है सामने, उस पर क्या कहेंगे? जो भी वो बातें करते हैं एक बेसिकली मैसेंजर का काम करते हैं, और इस वक्त उन्होंने एक बड़ा जो है वो इल्ज़ाम लगाया है कि बुशरा बीबी और असद सूरी समेत जो इख्तलाफ रखते हैं वो खान साहब के दुश्मन है बेसिकली। तो वाकई ऐसा है? देखिए सर, बात यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त जो है वो तितर बुतर हो चुकी है। ये आपस में इख्तलाफात का शिकार हैं। कोई एक, देखें आपने देख लिया कि इनके एहतजाज में मासवाए गंडापुर और बुशरा बीबी के कोई लीडरशिप मौजूद नहीं थी। ना इनके चेयरमैन मौजूद थे, ना सेक्रेटरी जनरल मौजूद थे, ना अली मोहम्मद खान मौजूद थे, ना कोई और जो बाहर है वो कोई आदमी मौजूद नहीं था। और अब तो इख्तलाफात की बातें वादे हो चुकी हैं कि बानी पीटी ने खुद कहा था कि आप संगजानी चले जाएं, आप आगे ना जाएं, लेकिन बुशरा बीबी ने और गंडापुर ने कौम को वहां लेकर के जाना चाहा। और इस बात के ऊपर भी जो उन्होंने अपनी राय दी कि कंधे उचका के खान साहब ने क्या, उन्होंने कहा कि मैं क्या कह सकता हूं, मैं क्या कर सकता हूं। तो अब पार्टी के लोग ये कहते हैं कि पार्टी प्रेसिडेंट का काम था कि वो कॉल अनाउंस करते या जलसे को खत्म करने की बात करते। ये देखें, ये कहते हैं कि वहां गोलियां चल रही थी। आपने देखा होगा फुटेज में, इन्हीं के सोशल मीडिया में, कि वो जो बुशरा बीबी है मोहतरमा, वो कितने सुकून के साथ, बड़े आराम के साथ वहां से जाकर के दूसरी गाड़ी में बैठ के और वो वहां से फरार हुए। तो बात करने का मकसद ये है कि ये आपस में इनका कोई एक बयानिया नहीं है, इनके अपने अपने मुफादात हैं। ये लीडरशिप जो है उसकी और ख्वाहिशात है, वर्कर की और ख्वाहिशात है, इमरान न्यादी साहब की और ख्वाहिशात है, उनकी बहनों की और ख्वाहिशात हैं, और बुशरा बीबी की और ख्वाहिशात हैं। तो ऐसे पार्टियां नहीं चल सकती। अभी आप देखें कि उमर यूब साहब जो है वो जुडिशल कमीशन के मेंबर थे, उन्होंने उससे रिजाइन किया। उन्होंने कहा जी मैं नहीं हूं, आप किसी दूसरे को मेंबर बना लें। अभी गौहर साहब ने, जो जो इनके सेक्रेटरी जनरल थे सलमान अकरम राजा, उन्होंने भी रिजाइन कर दिया। इनके जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे या पंजाब में कितने एमएनए थे, इनके पंजाब के कितने एमपीज थे जो वहां पे चले गए। वहां देखें, चले ये नहीं, अगर बंदे नहीं लेके जा सके तो आज खुद भी वहां जाके अपनी जी प्रेजेंस शो करते। किसी ने उनकी अपनी क्यादत को बात मानने का जो है ना वो मैसेज नहीं दिया कि मैसेज हम नहीं अपने दिया। बानी पीटीए आसिफ साहब की। हमें ज्वाइन किया है सेनेटर जमीर घुमरो साहब, पीपल्स पार्टी से उनका ताल्लुक है, उनको वेलकम करते हैं। जमीर साहब ये फरमाइएगा कि हुकूमत की जो स्ट्रेटजी थी टुवर्ड्स पीटीआई, तो क्या वो सही थी? और जो हालात और आज मरियम साहिबा का जो बयान आया है उस पर भी बताइएगा कि क्या वाकई ऐसा था कि अगर वो चाहते तो फायर का इस्तेमाल करते, गन का इस्तेमाल करते, तो जल्दी जो है वो एहतजाज जो मुजाहिरीन हैं उनको जो है वो बैकवर्ड की तरफ जो है वो धकेल सकते थे? देखिए, जो उनके बयानात आए थे तहरीक इंसाफ के, कि वो ऐसे लग रहा था कि वो कोई यलगार कर रहे थे, कोई लॉन्ग मार्च वगैरह नहीं है। कोई पॉलिटिकल लॉन्ग मार्च होता है तो वो पीसफुल होता है। वो तो वहां से ऐलानात करके आए कि हम ये करेंगे, हम ये करेंगे, हम हथियार भी इस्तेमाल करेंगे, सब कुछ करेंगे। और उनके पास जो है वो आंसू गैस के शेल भी थे, सब कुछ था, पूरा सामान का, हथियार भी थे। तो मेरे ख्याल में ये तो, इसको यलगार ही कहा जाएगा ना, इसको तो पीसफुल हमने भी किया। जो है वो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने जो है वो लॉन्ग मार्च किया था इमरान खान के पीरियड में, एक गमला भी नहीं टूटा था, पीसफुल था। मौलाना फजल रहमान ने भी किया था, वो भी पीसफुल था। तो पॉलिटिकल जो लॉन्ग मार्च होता है वो तो पीसफुल होता है और उसके इंटेंशन पीसफुल होते हैं। ये तो थे कि यहाँ इनको कहीं से कॉल आ जाती है रॉन्ग नंबर से और चल पड़ते हैं कि भाई कल ये हो जाएगा। तो मेरे ख्याल में गवर्नमेंट ने रेस्ट्रेंट शो की, और जाहिर है कोई गवर्नमेंट को ही होता है कि लॉज ऑफ लाइव्स नहीं हो और ये पीसफुली जो है वो हो जाए, जो भी प्रोटेस्ट है। तो गवर्नमेंट ने रेस्ट्रेंट शो किया और इस वजह से जो है वो उन्होंने। जबीर साहब, आप क्या समझते हैं कि ये जो एक बेसिकली ग्राउंड और सिनेरियो क्रिएट किया जा रहा है
ये पीटीआई को जो है वो मुमकिना तौर पे क्या बैन किया जा सकता है? मेरे ख्याल में बैन करने की जरूरत नहीं है। अभी पीटीआई क्या क्या रही है, अब पीटीआई के पास रहा क्या है? नहीं उनकी नरेशन चल रही है, नहीं उनका कोई प्रोटेस्ट कॉल चल रहा है। वो जो बयान दे रहे थे उनको जो है वो उम्मीद थी कि चीफ जस्टिस हमारा आएगा या चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का पीरियड नहीं बचेगा। मतलब कि उनकी है सारी सियासत ट्रांसफर पोस्टिंग पर कि हमारे या तो चीफ जस्टिस हो, हमारे या तो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हो या DGI हो, इलेक्शन कमिश्नर हो। इनकी ट्रांसफर पोस्टिंग पर जो है वो सियासत थोड़ी चलती है। भाई आप पॉलिटिकल स्ट्रगल करें और पीसफुल करें ना अपने। और जो उनका प्रोग्राम था, मुतालबात क्या थे? 26 अमेंडमेंट में उन्होंने 2 मुतालबात किए थे कि जजेस की जो उम्र है वो 65 रखी जाए ताकि काली फैसला को कोई फायदा न पहुंचे। नंबर 2 के जो है वो आईनी बेंचेस बनाए जाएं और फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोड नहीं बनाई जाए। तो वो उनके दोनों मुतालबात माने गए। बाद में वो मुकर गए कि हम प्रोग्राम में ये डाला कि हम 26 अमेंडमेंट खत्म करो। भाई ये तो 26 अमेंडमेंट जो हुई उसमें तो तुम्हारे मुतालबात सारे पूरे हो गए। फिर तुम कहते हो कि 26 अमेंडमेंट को खत्म करो। उसके बाद इनके पर्सनल मुतालबात थे, इमरान खान को रिहा करो। भाई उनके खिलाफ तो केसेस हैं। उनको तो जो भी पॉलिटिकल लीडर्स थे हमारे थे या मुस्लिम लीग नवाज के थे, उनको किसने रिलीज किया? उन्होंने कोर्ट से रिलीफ मांगा ना। कोर्ट ही रिलीफ देती है ना। तो आप जो है वो यलगार करके आएंगे और कल से जो है वो आपका लीडर जो है वो रिहा हो जाएगा इस थ्रेट से, वायलेंस से। ये तो रियासत बर्दाश्त नहीं करेगी ना। कोई भी गवर्नमेंट है ये कैसे बर्दाश्त कर सकती है कि आप यलगार लेकर आए और अपने लीडर को जेल से छुड़ा कर ले जाएं? ये तो मेरे ख्याल में किसी मुल्क में नहीं होता। तो इस वजह से इस्लामाबाद जबीर साहब अगर थोड़ी सी हुकूमत की अगर हम बात करें इसी में जो है वो रिलेटेड टॉपिक, बिलावल साहब भी हुकूमत से जो है वो नाराज नजर आए। उन्होंने भी कुछ दिन कबल जो है वो ये क्लेम किया था कि हुकूमत की पॉलिसीज़ जो है वो जो हुकूमत ने वादे और दावे किए थे उनके साथ वो पूरे नहीं कर रही। तो क्या आप समझते हैं कि हुकूमत वाकई इस वक्त प्रेशर में है, क्योंकि एक तरफ पीटीआई जो है वो इस तरीके से एहतजाजी कॉल दे रही है और एक तरफ बिलावल साहब का भी ये बड़ा स्टेटमेंट जो है वो कुछ दिन कबल जो है वो आया था? देखिए हमारे तो मुतालबात जो है वो गवर्नमेंट के साथ जो है वो हम तो उनके कोalition पार्टनर हैं, जो कि हम कैबिनेट में नहीं हैं, लेकिन गवर्नमेंट के फैसलों से हमें तो इख्तिलाफात रहे हैं। बजट के दौरान भी हमें इख्तिलाफात रहे। PSDP पर वो सूबों को नजरअंदाज कर रहे थे, तो हमने जो है वो बजट का भी जो है वो उस पर एतराज किए थे। उन्होंने बजट के जो है वो डिटेल्स हमें पहले नहीं दिए थे, उस पर भी हमने एतराज किया था कि बजट ऐसे नहीं बनता है। उसके अलावा जो है वो हमारा उनके साथ जो एग्रीमेंट था, पॉलिटिकल एग्रीमेंट, उस पर उन्होंने अमल नहीं किया, उस पर हमें एतराज थे। ये तो गवर्नमेंट के साथ हम एतराज रखते हैं तो उसका कोई तरीकेकार होता है ना, उसका मैकेनिज्म होता है ना। तो ये तो हमें हैं, लेकिन जो है वो एज फार एज प्रोटेस्ट इज कंसर्न, प्रोटेस्ट के अपने जो है वो पैरामीटर्स होते हैं कि कैसे प्रोटेस्ट किया जाए और कैसे मुतालबात रखे जाएं। ये तो गवर्नमेंट में कोalition में होते रहते हैं। भाई मुतालबात ये हैं हमारे, ही आप जो है गवर्नमेंट इन पर अमल नहीं कर रही और वाकई हमें भी एतराज़ात है कि गवर्नमेंट अमल नहीं कर रही उस पर। तो ये तो कोalition में होता है और उस वजह से जो है वो हमने तो गवर्नमेंट को नेशनल इंटरेस्ट में सपोर्ट किया है ना, क्योंकि गवर्नमेंट तो बनती है। पहले तो हमने PTI को भी कहा था कि आप गवर्नमेंट बनाएं, लेकिन उन्होंने कहा कि इन पॉलिटिकल पार्टी से तो बात, क्योंकि उनका नरेशन टूटता है। मसला ये है कि वो अगर बात करते हैं पॉलिटिकल पार्टीज के जो पार्लियामेंट में हैं या जो गवर्निंग पॉलिटिकल पार्टीज हैं, तो अगर उनसे बात करते हैं तो इनका जो है वो जो बयानिया है वो तो इस पर है इनकी बेसिस कि हम इनसे बात ही नहीं करेंगे। अगर वो बात करते हैं तो इनका बयानिया टूटता है और बयानिया इनका पहले भी टूट गया है, क्योंकि वो मौलाना फजल रहमान और अचकजई साहब के खिलाफ क्या क्या बोलते थे, उसके बावजूद उनके साथ बैठ गए। बाकी गवर्नमेंट के साथ आप जो है पॉलिटिकल टास्क नहीं करेंगे और हम एस्टेब्लिशमेंट के साथ टास्क करेंगे। अभी भी उनकी यही ख्वाहिश है कि एस्टेब्लिशमेंट से कोई हमारा समझौता हो जाए ताकि हम जो है वो सूरत हाल से जो है वो सिंगुलरली जो है वो निकल जाएं। ये तो हम हमारे साथ जो है वो हमारा मैंडेट कितनी मरतबा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का चुराया गया, तो हमने तो पॉलिटिकल स्ट्रगल की, हमने तो ऐसी कोई बात नहीं की थी। 2000 जो है वो 7 में हमारी बेनजीर भुट्टो साहबा की शहादत हुई, उसके बाद भी हमारा जो है वो क्या था, हमने तो इलेक्शन लड़े, हम गवर्नमेंट में आए, हमने पॉलिटिकल स्ट्रगल की। ये सियासत में थोड़ा ही होता है कि हम बात नहीं करेंगे, हम किसी को मानते नहीं हैं और हम जो है वो सिंगुलरली जो है वो हमारे मुतालबात माने जाएं, ऐसे थोड़े मुतालबात बनते हैं। आप पॉलिटिकल पार्टी से डायलॉग करें ना। आप एक तरफ कहते हैं कि हम कॉन्स्टिट्यूशन पर जो है अमल करो, दूसरी तरफ कहते हैं कि नहीं हम ऐसे। अच्छा जमीर साहब ये बताइएगा कि जो है वो गवर्नमेंट फॉर्मेशन में
जी, तो आप जब खुद जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन की वायोलेशन कर रहे हैं, तो आपके साथ कौन बात करेगा? गवर्नमेंट कैसे बात करेगी फिर? जी, जी, ये जी। इनका जो रवैया है, ये पॉलिटिकल रवैया नहीं है, ये इनका रवैया है। इनको चाहिए कि इनको अपना जो है प्रोग्राम जो है वो पहले तो मुतालबात पॉलिटिकल रखे। वो आवाम से मुतालबात इनके मुंसलिक नहीं थे, वो आवाम के बारे में नहीं थे, नहीं इकोनॉमिक सिचुएशन के बारे में थे, जी, नहीं इनके जी। पॉलिटिकल मुतालबात थे। 26 अमेंडमेंट में ये खुद शरीक हो चुके थे, इनके मुतालबात पूरे हो गए थे। तो इनके जी। मुतालबात का जो है ताल्लुक आवाम से नहीं था, और इनका जो प्रोटेस्ट था वो पीसफुल नहीं था। तो इस तरह से तो कोई पॉलिटिकल पार्टी अपने मुतालबात नहीं मनवाती है ना। नहीं हम करती। मुतालबात रखेंगे, गवर्नमेंट के रखेंगे। बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा, हमें एतराज है जी, जी, गवर्नमेंट की जी, पॉलिसी जमीर पर। साहब। हमें एतराज है कि हमारे एग्रीमेंट जो गवर्नमेंट के साथ हुआ है उस पर जो है अमल नहीं हुआ है। पंजाब में नहीं हुआ है, इस्लामाबाद में नहीं हुआ है। तो हमारे हमारे तो जो है वो कलम खुला एतराज होते रहे, बिल्कुल, इसमें बिल्कुल, कोई बिल्कुल दो राय जबीर नहीं साहब, है। बिल्कुल। अच्छा, नुसरत साहिबा, ये बताइएगा कि पीटीआई इस वक्त क्या पीपल्स पार्टी के साथ जो है वो हिमायत करती हुई नजर आएगी हुकूमत के अगेंस्ट? क्योंकि बिलावल साहब का रिसेंटली एक जो है वो स्टेटमेंट था कि वो भी हुकूमत से जो है वो नाराज नजर आए। क्या आइंदा आने वाले वक्त में पीटीआई और पीपल्स पार्टी एक होते हुए नजर आ रहे हैं? देखिए, मैं इस बारे में भी कुछ नहीं कह सकती, मैं बहुत दूर बैठी हुई हूँ लीडरशिप से, और मुझे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है इस किस्म की कि ये लोग इकट्ठे हो जाएंगे या काम करेंगे। बात यह है कि देखें, 17 सीटों वाली को 120 सीटें दे दी जाएं, और कराची की हमारे सारे 21 MNAs एमकेएम को दे दिए जाए, तो उसके बाद आप किस तरह किसी से भी बात कर सकते हैं? आपको पता ही है इसमें, मतलब फॉर्म 47 की बकौल असद तूर के प्लास्टिक की शलवारें पहनी हुई हुकूमत बनी हुई है, तो उन लोगों से किस तरह बातचीत हो सकती है? पीपल्स पार्टी फिर भी थोड़ा सा रीजनेबल इनका एटीट्यूड इसलिए होता है कि ये उस तरह तकलीफकारी को प्रमोट नहीं कर रहे होते। ये लोग चाहते हैं कि बातचीत के जरिए चीजें हो जाए। तो लेकिन अभी मैं इस बारे में कोई इस तरह कॉमेंट नहीं दे सकती, क्योंकि मुझे बिल्कुल नहीं पता कि हमारी लीडरशिप क्या सोच रही है और क्या कर रही है। लेकिन ये मुझे पता है कि आज अलीमा वल्द ने कहा था कि सेनेट में और कौमी असम्बली में बैठ के अपनी चीजें तय की जाएं। तो बैठ के जाहिर अगर तय की जाएंगी तो सियासी पार्टियों से की जाएंगी, वो पीपल्स जी, जी, पार्टी है जी, बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। या अच्छा, JUI, आसिफ इसके आसिफ अलावा तो साहब, कोई नहीं। आसिफ साहब, ये बताइएगा कि क्या लग रहा है आप लोगों के ऊपर कोई प्रेशर है? क्योंकि पीपल्स पार्टी और अगर पीटीआई अगर अपनी पॉलिसीज तब्दील करती है और पीपल्स पार्टी के साथ मिल जाती है, तो हुकूमत पे कोई दबाव जो है वो होगा, और किस तरीके से टैकल करेगी फिर हुकूमत? देखिए सर, जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है उसमें तब्दीली की गुंजाइश हमेशा होती है, और तारीख गवाह है कि मुख्तलिफ ममालिक में मुख्तलिफ अदवार में पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं एक दूसरे के साथ पहले हलीफ होते हैं, फिर उसके बाद हरीफ बन जाते हैं, जी, या पहले हरीफ होते हैं फिर बाद में हलीफ बन जाते हैं। इसमें कोई अननेचुरल चीज नहीं है। जी, लेकिन मैं ये समझता हूं कि जिस तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लीडरशिप है, उनका हर वक्त आसफ अली जरदारी साहब को ये कहना कि ये चोर हैं, ये डाकू हैं, ये करप्ट हैं, और उसके बाद वो कहना आप उनका उसके 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 बाद उनका उनके वर्कर्स को चलें चलें, बहुत बहुत शुक्रिया। हमने जो है वो आज जो मुल्क की सियासी सूरत हाल है उसके ऊपर हमने बात की, तफसील से बात की। तमाम गेस्ट का जो है वो बहुत शुक्रिया। अब थोड़ी सी अगर हम बात करें कराची के दिल एम जिना रोड के हवाले से, और वहाँ पे पेश आने वाले अफसोसनाक वाक़े की, अशीरुल मंजिला इमारत पर जो है वो आग लगने से खौफ व हिरास जो है वो फैल गया। सैकड़ों अफराद की जानें जो है वो ख़तरे में थी, लेकिन फायर ब्रिगेड, बैरिया के जवान और इमदादी जो टीमें हमने अपनी जान पर खेल कर जो है वो लोगों को महफूज मुकाम पे जो है वो मुंतकिल किया, जबकि वजीर आला सिंध ने भी इस वाक़े का जो है वो नोटिस लिया है। इसी पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं तर्जुमान रेस्क्यू 1112 हसन साहब, उनको वेलकम करते हैं। हसन साहब, बताइएगा क्या वाक़या हुआ था, और कोई जानी नुकसान तो जो है वो नहीं हुआ? सर, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया, आपने इस क्रिटिकल इशू पे बात करने के लिए कॉल लिया हमें। मैं आपको बताता चलूं कि 12 बजे के करीब 11:58 पे हमें कॉल रिसीव होती है रेस्क्यू 1112 के कमांड एंड कंट्रोल पर। रिंका प्लाजा की फायर की
हमने पहली टीम डिस्पैच की जिसपे हमारी रेस्क्यू 1122 की एम्बुलेंस और एक फायर ब्रिगेड थी। वो जायबुको पर पहुंचती हैं, फिर वो हमें इन्फॉर्म करती हैं सीएनसी में कि आग की शिद्दत बहुत ज्यादा है। और जो इनिशियली वीडियोस आप लोगों की स्क्रीन पे भी देखी गई तो उसमें जो आग के शोले थे वो विंडो से, कॉरिडोर से बाहर निकलते हुए दिख रहे थे। उसके बाद हमने मजीद बैकअप रिक्वायर्ड किया और मुश्तरका तौर पे 12 के करीब फायर ब्रिगेड की गाड़ियां थी, 3 स्नॉर्कल्स थे, 1 डिजास्टर रिस्पांस व्हीकल और 5 एम्बुलेंसेज में ये पूरा फ्लीट है। इस पूरे फ्लीट ने रेस्क्यू ऑपरेशन में हमारे साथ इस आग को बुझाने में हिस्सा लिया था। आग चूंकि ये बिल्डिंग थी जिसके अंदर चौथा और 5वां फ्लोर बुरी तरीके से मुतासर हो चुका था, और इधर जो ग्राउंड फ्लोर पे, अगर आपको पता हो कि ये बड़ी मशहूर मार्केट है गाड़ियों के स्पेयर पार्ट्स के हवाले से, तो उस स्पेयर पार्ट्स के रॉ मटेरियल को दुकानदारों ने वहाँ पे स्टोर किया हुआ था एक गोदाम बना के, और उस गोदाम के अंदर लगने वाली आग इतनी ज्यादा डेंस थी, उसका जो स्मोक था वो इतना डेंस था कि हमारे फायर फाइटर्स को बहुत ज्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ा आग बुझाने में, क्योंकि बिल्डिंग कितने घंटे में जो है वो आग पर में मुकम्मल काबू पा लिया गया था असा साहब? शाहरुख भाई तकरीबन 5 घंटे बाद हमने आग पर काबू पाया और 5 घंटे के बाद हमारा कूलिंग का अमल शुरू हुआ था। और आग लगने की वजूहात क्या थी? आग लगने की वजूहात के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो हमारा एक इंस्पेक्शन, फाइनल सर्च के बाद हमारी इंस्पेक्शन होती है, उसके बाद हम तमाम पहलुओं को मद्देनजर रखते हैं और एक रिपोर्ट बनाते हैं। और इंस्पेक्शन हम कल फाइनल करके, एक इनिशियल इंस्पेक्शन हमारी हो चुकी है, फाइनल कल करके हम आपको बता सकेंगे। अच्छा आसान साहब, ये थोड़ा सा बताइएगा कि सर्दियां क्योंकि आ रही हैं, सर्दियां आते ही आग लगने के वाकयात में जो है वो, अगर हम स्टैट्स उठाएं पिछले कई सालों की, तो सर्दियों में जो है वो ये स्टैट्स जो आग के वाकयात हैं उनमें इजाफा क्यों हो जाता है? जी, ये बहुत आपने टेक्निकल बात जो है वो ऑब्जर्व की है। कराची शहर में बिलखुसूस जब भी हम देखते हैं कि नवंबर, दिसंबर, जनवरी का सीजन होता है तो उसमें आग लगने के वाकयात में होशरबा इजाफा होता है। उसके बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिनमें सबसे पहला अगर हम देखें तो जो हवा चलती है वो बहुत ड्राई हो जाती है, जिसकी वजह से उसमें स्टैटिक चार्जेस मौजूद होते हैं। ये टेक्निकल कुछ रीजंस हैं, और वो फिर कोई भी कंबस्टेबल मटेरियल, कोई भी फ्लेमेबल मटेरियल ऐसा होता है जिसको वो खुद से आग पकड़ लेती है। दूसरी रीजन कि हम चूंकि गर्मियों की, सर्दियों की वजह से जो हॉट अप्लायंसेज होते हैं इलेक्ट्रिकल, वो जो हमें गर्मी प्रोवाइड कर रहे होते हैं, या वो हीटर है, गीजर है, उस तरह के अप्लायंसेज का यूजेज हमारा बढ़ जाता है। तीसरा बड़ा जो कॉज होता है वो ये होता है कि हम सिलेंडर का बहुत चले हसन साहब, बहुत शुक्रिया, क्योंकि टाइम की जो है वो शॉर्टेज है, आपने अपना कीमती वक्त दिया, आपका बहुत शुक्रिया। आज के प्रोग्राम में हमने मुख्तलिफ जो मौज़ूआत हैं उस पर जो है वो डिस्कस किया, जबकि चाहे वो नौ और वज़ीर आला पंजाब के सख्त बयानात हों, जबकि फैसल वाडा साहब के जो है वो इल्ज़ामात हों, या मुल्क की माशी सूरत हाल हो, और कराची में लगे आग के वाक़यात पर भी हमने जो है वो तफसील से बात की है। हमें अपने मसाइल और उसका हल जो है वो तलाश खुद करना होगा, और इन तमाम जो इक़दामात है उसमें अपना जो है वो किरदार अदा करना होगा। अपने मेज़बान शाहरुख शाह को इजाज़त दीजिए, अपनी टीम के हमरा कल आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।